वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे बीकॉम बिजनेस, बीकॉम या बीबीए का बिजनेस लॉ के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करा था। हम लोगों ने उसके बाद ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करा। कंसिडरेशन क्या होता है उसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चे, टॉपिक उसका नाम है वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। आइए इसके बारे में चर्चा करने से पहले एक बार डिस्कस करेंगे बच्चे कि हम लोगों ने अभी तक क्या कंप्लीट करा है और कई दिनों से क्लासेस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे ड्यू टू सम रीजन। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज कंसिडरेशन का जो चैप्टर है उसको आज हम लोग वाइंड अप करने वाले हैं। कई सारे पार्ट्स मैंने, कई सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हैं, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा पहले उसको जा करके देखिए। स्पेशली मैंने क्लास जो बीकॉम वाले बच्चे हैं, बीबीए वाले बच्चे हैं, उन सभी के लिए बिजनेस लॉ का क्लासेस मैं इस चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूं। तो डेली बेसिस पे क्लासेस आपको मिलती रहेगी। तो आइए बच्चे हम लोग समझने वाले हैं, यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। यानी यहां पर यह बताया गया है कि एक एग्रीमेंट वैलिड तब भी माना जाएगा जब यहां पर कोई भी कंसिडरेशन नहीं होगा। बट बच्चे ध्यान रखिएगा, मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने पढ़ाया था कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। मैंने कहा था एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या कहता है? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब याद करिए यहां पर वर्ड आता है बच्चे एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट को वाली क्लास को हम लोग याद करेंगे, वहां पर डिस्कस हमने करा था, हमने बताया था एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। मैंने कहा था एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। मैंने बच्चे वहां पर यह बताया था कि यहां पर मान लीजिए यहां पर मिस्टर एक्स है और यहां पर मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कार का डिलीवरी करा है और यहां पर मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को क्या करा बच्चे? कंसिडरेशन के रूप में 2 लाख रुपए पे करा है। मैंने अभी जस्ट बताया कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड अग्रीमेंट। तो यहां पर बच्चे यहां पर क्या है कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को फर्स्ट प्रॉमिस करा कि मैं अपने कार डिलीवर करूंगा। सेकेंड प्रॉमिस वाई ने मिस्टर एक्स को करा है, 2 लाख रुपए का कंसिडरेशन दिया है। तो एक एग्रीमेंट वैलिड होने के लिए कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ये कौन कहता है बच्चे? जनरल रूल कहता है कि यहां पर क्या होना चाहिए? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए बच्चे? कंसिडरेशन वैलिड होने के लिए, एग्रीमेंट वैलिड होने के लिए कंसिडरेशन मस्ट है। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर अगर कंसिडरेशन ना भी हो, उस कंडीशन में आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपका एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। यानी इसको हम बोलते हैं बच्चे एक्सेप्शन टू दिस रूल। यानी एक्सेप्शन की हम बात करेंगे। आपने एक चीज सुना होगा, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। यानी एक्सेप्शंस का मतलब अपवाद होता है। कुछ ऐसे सिचुएशन होती है जहां पर अगर कंसिडरेशन ना भी हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और एनफोर्सेबल माना जाएगा। यहां पर सेक्शन 25 के अंदर हम लोग डिस्कस यही करने वाले हैं बच्चे कि जब आप कोई भी एग्रीमेंट अगर ना हो, कोई भी यहां पर कंसिडरेशन ना हो, फिर भी आपका एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा, एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। उस वो कौन सी केसेस में होगा आइए डिस्कस करते हैं। तो एज अ जनरल रूल एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। जनरल रूल ये कहता है कि अगर कोई भी अगर कंसिडरेशन नहीं है किसी भी एग्रीमेंट का तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, आपका एग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। बट इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस है बच्चे, जहां पर यह बताया गया है कि यहां पर अगर कंसिडरेशन नहीं भी हो तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। वो कौन सी सिचुएशन है, कौन से केसेस है? तो आइए, फॉलोइंग केसेस ऑफ एन एग्रीमेंट मेड आउट, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन विल बी वैलिड। तो यहां पर अगर बच्चे यहां पर कंसिडरेशन ना भी हो तो आपका एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा, एनफोर्सेबल बाय लॉ माना जाएगा। आइए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे यहां पर ये एक्सेप्शंस है इस रूल का, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। इस रूल का एक्सेप्शंस है, सेक्शन 25 के अंदर मेंशन है। सबसे पहले बात करेंगे बच्चे नेचुरल लव एंड अफेक्शन। बच्चे नेचुरल लव एंड अफेक्शन का मतलब क्या होता है? यानी हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन जो होता है बच्चे, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए बच्चे? यहां पर आपका एग्रीमेंट, आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा अगर कोई भी कंसिडरेशन ना भी हो। किस केसेस में? तो सबसे पहला नेचुरल। तो यहां पर जो पार्टीज है बच्चे उनके बीच में नेचुरल एंड लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। प्रेम, स्नेह और प्यार का यहां पर दिखना चाहिए। तो सबसे पहले नेचुरल लव एंड अफेक्शन के अंदर कुछ पॉइंट्स है जो
डिटरमाइन करता है कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन क्या होता है। आइए एक एक करके बच्चे समझेंगे। तो इट मस्ट बी, यानी ये मस्ट है, ये जरूरी है, इसके बिना आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। इट मस्ट बी नेचुरल लव एंड अफेक्शन, यानी पार्टीज के बीच में क्या होना चाहिए बच्चे, नेचुरल लव एंड अफेक्शन दिखना चाहिए, यानी पार्टीज के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन का होना जरूरी है इस पार्टीज के बीच में। ध्यान रखिएगा, पार्टीज मस्ट बी नियर रिलेशनशिप टू ईच अदर। यहां पर जो पार्टीज है, मान लीजिए यहां पर जैसे मान लीजिए हस्बैंड एंड वाइफ है, तो इन दोनों के बीच में क्या नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। बट कोई एक मान लीजिए हस्बैंड है और यहां पर कोई और पर्सन, जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई के साथ कोई रिलेशन नहीं, कोई नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं है, तो यहां पर जो एग्रीमेंट बनेगा वैलिड नहीं माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए पार्टीज के बीच में। उसके बाद अगर बात करें पार्टीज के बीच में क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, नियर रिलेशनशिप होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखोगे। और उसके बाद हम बात करेंगे, इट मस्ट बी राइटिंग में होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद इट मस्ट राइटिंग में होना जरूरी है। पार्टीज के बीच में तो नियर एंड डियर रिलेशनशिप तो है, बट अगर राइटिंग में है, ओरली है, तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। राइटिंग में होना जरूरी है। मान लीजिए एक हस्बैंड ने अपने वाइफ से प्रॉमिस करा कि मैं जो पैसे कमाऊंगा उसके 50% तुम्हें हर महीने मैं पे करूंगा, बट उन्होंने ओरली बताया, उन्होंने बोला, राइटिंग में नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। और इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। बच्चे ये रजिस्टर्ड होना चाहिए कहां पर, लॉ के तहत इसकी रजिस्ट्रेशन जरूरी है, तभी जाकर के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। अगर कंसिडरेशन ना भी हो तो सबसे पहले आपको नेचुरल लव एंड अफेक्शन का ध्यान देना है, जिसके अंदर हम लोग चार बातें करा बच्चे। एक सबसे पहला, इट मस्ट बी नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए बिटवीन पार्टीज के बीच में। सेकंड, पार्टीज मस्ट बी नियर रिलेशनशिप टू ईच अदर। उसके बाद इट मस्ट बी राइटिंग में होना चाहिए। उसके बाद इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। समझ में आया, क्लियर है पॉइंट। सेकंड हम बात करेंगे बच्चे कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। यहां पर अगर हम बात करें बच्चे कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के केस में कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डे, अगर आपने सामान उधार पे बेचा है और आप मान लीजिए डेटर से पैसा लेना है, बट अगर 3 साल तक अगर वो पैसा अगर आप रिकवर नहीं कर सकते हो तो टाइम बार्ड बन जाता है। तो यहां पर प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डे, अगर 3 साल खत्म हो चुके हैं तो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। एजेंसी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंदर क्या होता है, नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। यहां पर कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होता, फिर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड एंड एनफोर्सेबल बाय लॉ माना जाएगा। उसके बाद अगर बात करें बच्चे कंप्लीटेड गिफ्ट, अगर एक बार आपने गिफ्ट दे दिया तो दे दिया, आपने किसी को गिफ्ट दे दिया फिर वापस नहीं ले सकते, कंसिडरेशन जरूरत नहीं होता है। यानी एक बार अगर आपने अगर गिफ्ट दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यहां पर कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होता है। नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटेड गिफ्ट। गिफ्ट अगर दे दिया तो कंप्लीट हो चुका है। बेलमेंट के केस में, बेलर बेली के केस में बच्चे यहां पर कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। बेलमेंट का चैप्टर है जहां पर हम लोग पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बच्चे। उसके बाद अगर हम चैरिटी की बात करें, अगर आपने कहीं पर पैसे डोनेट कर दिया, आपने पैसे दे दिया है, आपने यहां पर सोशल पर्पज से जो भी चैरिटी दान दे दिया, आपने डोनेशन दे दिया, तो उसमें कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो कुछ केसेस था बच्चे जहां पर सेक्शन 25 के कुछ एक्सेप्शंस, यहां पर जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शंस था। इन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, जनरल रूल तो यही कहता, बट उसके कुछ एक्सेप्शंस है, वो कहता है कि कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होता जब आप क्या करते हैं बच्चे, यहां पर सेक्शन 25 के तहत अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। तो इस तरह से अगर बच्चे अगर हम बात करें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सबसे ज्यादा वेटेज रखता है आपके एग्जामिनेशन के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके बीच में डिफरेंस क्या है बच्चे, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करा है। ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर क्या होता है ना। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ ऑफर क्या होता है, सभी के बारे में, इन्विटेशन टू ऑफर एंड ऑफर क्या होता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करा। कंसिडरेशन किसे बोलते हैं, कंसिडरेशन के लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कंसिडरेशन क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने तमाम सारे क्वेश्चंस के बारे में, कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस करा। फिर हमने समझा सूट बाय थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, उसके बारे में भी डिस्कस करा। सेपरेट वीडियोस मैंने बनाया है, जिन बच्चों ने नहीं देखा पहले जाकर के उसको वॉच करें। और उसके बाद हम लोगों ने बात करा कि वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, यानी अगर यहां पर कंसिडरेशन नहीं है तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा बच्चे, एग्रीमेंट क्या होगा, वैलिड होगा, एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। इस तरह से मैंने सारी चीजों को, कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया।
बाकी अगले क्लास के अंदर हम लोग अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कौन से ऐसे पार्टीज होते हैं जिनकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होता है, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग यहां तक की क्लास को एंजॉय करोगे और जितना हो सके इसको शेयर करोगे बच्चे। और बिजनेस लॉ से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे एग्जामिनेशन में लिखना है, क्या करना है, वो सभी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉब्लम था बच्चे, इस वजह से हम क्लासेस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, टेक्निकल इश्यूज थी, कुछ समस्याएं थी हमारे सामने। बच्चे आज के बाद से आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी और बिजनेस लॉ से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको सेपरेट वीडियोस में सेपरेट कॉन्सेप्ट मैं कराते रहूंगा, सब कुछ प्रोवाइड करूंगा बच्चे। तो जितना हो सके मेरा एक स्लोगन है कि एजुकेशन इज द शेयरिंग ऑफ नॉलेज, जितना हो सके इसको शेयर करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया बच्चे? तो अगले क्लास के अंदर अगले पार्ट में अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे नए उत्साह और उमंग के साथ, और हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मतलब क्या होता है, कौन से ऐसे पार्टीज होती हैं जिनकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होती है, माइनर क्या होता है, अनसाउंड माइंड पर्सन क्या होता है, पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ क्या होता है, माइनर के थ्रू अगर कोई एग्रीमेंट करते हैं तो क्या होता है बच्चे। इन सभी के बारे में तमाम सारे कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियोस के अंदर। तो आप लोग क्लास को एंजॉय करोगे, जितना हो सकेगा शेयर करोगे बच्चे। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट लेसन के साथ, अगले पार्ट के साथ, अगले चैप्टर के साथ। यहां तक हम लोग रिवाइज करिए बच्चे आप लोग। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।